नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। यूं तो एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि उपचुनाव से बहुत कुछ बदलता है। फिर दौर राजनीति में ऐसा भी आया जब माना गया उपचुनाव में सत्ताधारी दल ही जीतता है। लेकिन जब सत्ता में रहकर भी उपचुनाव में सेफ से सेफ सीट सेफ न रह जाए तो जरूरी है कि इस बड़ी राजनीति से खबरदार किया जाए। गुजरात के उपचुनाव में जीत से ज्यादा बड़ी खबर बिहार के बांकीपुर से मध्य प्रदेश के दतिया तक बीजेपी की हुई हार है। लेकिन पहले एक बड़ी खबर हम बता दें। अब गुजरात सरकार ने भी नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन में शामिल छात्रों और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का आदेश दे दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर केस वापस लेने का आदेश वहां की राज्य सरकारों ने दिया था। गुजरात इसमें नया राज्य जुड़ा है। चलिए अब बिहार चलते हैं। बिहार की राजनीति पर केंद्रित एक वेब सीरीज आई थी, नाम था महारानी, जिसमें एक डायलॉग काफी चर्चा में आया था जो आज बिहार के राजनीतिक माहौल पर एकदम फिट बैठता है। डायलॉग यह था कि बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगेगा कि आप बिहार की राजनीति को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है। यही आज बिहार में हुआ, जहां बिहार के विधायक पद से सीधे बीजेपी के अध्यक्ष पद तक पहुंचे नितिन नवीन की खाली हुई सीट पर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने 19,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के सामने अब तक जहां मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी रही, वहां बांकीपुर में तेजस्वी यादव की पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई। सच है कि बिहार ने चौंकाया है। लड्डू तो बीजेपी वाले बताते हैं कि 200 किलो बनवाया, बना के तैयार कर दिया। 200 किलो लड्डू बनाया जा रहा। लेकिन कहावत है, कहा जाता है हाथ खुआया मुंह ना लगा। यही तो साल की शुरुआत में सबको चौंकाकर बीजेपी अध्यक्ष बनकर लड्डू चखने वाले नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद खाली हुई विधानसभा सीट बांकीपुर पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री के साथ रोड शो करते बीजेपी अध्यक्ष दावा करते रहे, जनता की लहर साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो समर्थन जनता का दिख रहा है वो निश्चित रूप से 3 अगस्त को फिर से एनडीए का कमल, भाजपा का कमल बांकीपुर की जनता खिलाएगी। लेकिन जब नतीजे बांकीपुर उपचुनाव के आए, पता चला जनता तो अध्यक्ष जी की ही पारंपरिक सीट पर पीके के साथ चली गई। बीजेपी अपने ही अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव नहीं जीत पाई। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में बीजेपी हार गई। बिहार में बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी जीत नहीं पाई। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते पहला ही उपचुनाव बीजेपी हार जाती है। 3 दशक से जीती जा रही सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। हिंदू बाहुल्य और बीजेपी के कोर समर्थक वोटर वाली सीट पर बीजेपी को हार मिलती है, वो भी उन प्रशांत किशोर से जिन्हें 9 महीने पहले बिहार के विधानसभा चुनाव में चूका हुआ मान लिया गया था। प्रशांत किशोर की जीत बड़ी या बीजेपी अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट पर बीजेपी की हार बड़ी? इन 2 सवालों के कुछ जवाब हैं जो कहते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सवर्ण वोटर छिटक गया है। सवर्ण वोटर विकल्प बेहतर मिले तो साथ बीजेपी का छोड़ सकता है, और सेफ सीट का मतलब अब कुछ नहीं, क्योंकि 1995 से जहां बीजेपी लगातार जिस इलाके में जीतती आई, वहां भगवा रंग की जगह पीके का पीला रंग चढ़ जाना कोई छोटी सियासी खबर नहीं। पटना के जिस बांकीपुर में बीजेपी को कभी भी कुल वोटों का 59% से कम वोट नहीं मिला, जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन की उम्मीदवारी पर बीजेपी को 63% वोट मिलता है, वहां अब की बार बीजेपी प्रत्याशी केवल 34.50% वोट पाते हैं। आरजेडी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है और प्रशांत किशोर 49.19% वोट लेकर जीतते हैं। जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले बीजेपी ने 51,936 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी, वहां अब की बार बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार को केवल 44,250 वोट मिल पाता है और बीजेपी को प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही चुनाव में
63,203 वोट हासिल करके 18,953 वोट के अंतर से हरा दिया। जीत मिलते ही प्रशांत किशोर ने भले एक सीट जीती हो, भले वो अपनी पार्टी के इकलौते विजयी उम्मीदवार विधानसभा में बने हो, लेकिन एक उपचुनाव की चाल से वो सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को शह और मात दे देना चाहते हैं। रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे? बिल्कुल, वो तो है। आप बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये। बिल्कुल, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार्य नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और नितिन नवीन के सीट पे इतनी बड़ी जीत, किला ध्वस्त किया है बीजेपी का आपने। किला किसी का नहीं होता है। 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 111 दिन के भीतर पहली चुनावी परीक्षा में वो पास नहीं हो पाए, जहां प्रशांत किशोर लगातार सीधे एक वोट एक सीट से सम्राट चौधरी पर निशाना प्रचार के दौरान साधे रहे। आपका एक वोट विधायक नहीं चुनेगा, बिहार में मुख्यमंत्री बदल देगा। अगर आप सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं तो अभी आपके पास रास्ता है। एक बार संकल्प लीजिए, भाजपा को बांकीपुर में हराइए, लिख के ले लीजिए, सम्राट चौधरी का कुर्सी हिलने लगेगा, सम्राट चौधरी को हटाने का रास्ता खुल जाएगा। इसके बाद जैसे ही बांकीपुर में जीत का डंका प्रशांत किशोर बजाते, वो इस बात को दोहराते कि बांकीपुर में बीजेपी की हार का मतलब मुख्यमंत्री की हार है। पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज़ दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। प्रशांत किशोर की जीत हुई। सम्राट चौधरी ने अब सोशल मीडिया पर लिखा है, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जनसुराज को चुना है। मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो चुनाव परिणाम के रुझान आ रहे हैं, उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए, इसकी भी हम समीक्षा करेंगे। ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है। उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। 2002 से 2026 के बीच 8 बार बीजेपी के अध्यक्ष बने, जिसमें राजनाथ सिंह 2 बार अध्यक्ष बने। 24 साल में 2 विधायक थे जो पार्टी अध्यक्ष बने, दोनों ही राज्यसभा सांसद बने। एक अमित शाह, जिनकी सीट पर 2017 में चुनाव हुआ, बीजेपी जीती, लेकिन नितिन नवीन की सीट पर उपचुनाव हुआ तो बीजेपी हार गई। अब प्रशांत किशोर कैसे जीते, इसको समझने में सब जुटे हैं।
सबसे पहले तो सबके मन में यही सवाल घूम रहा है कि क्या पीके की जीत और बीजेपी की हार का संबंध नीट पेपर लीक, युवाओं का प्रदर्शन, जंतर मंतर, लाठीचार्ज, सीजेपी इन सब से जुड़ा है। इसीलिए हमने बांकीपुर में युवाओं का गणित समझा, जहां कुल 3,79,616 वोटर हैं। वहां दावा है कि 18 से 29 साल के युवा वोटर करीब 1,20,000 से लेकर 1,35,000 के बीच रहे होंगे, यानी कुल वोटर का 32% से 35% के बीच, यानी वोटर का 1/3 हिस्सा। मतलब जेन जी वोटर तो बांकीपुर में थे। इसी बांकीपुर में वोटिंग दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन आंदोलन के बाद होती है। उससे पहले पटना तक में छात्र प्रदर्शन कर चुके थे, जिसमें 3 थानों में 268 लोग नामजद और 2,500 अज्ञात पर एफआईआर हुई थी, जबकि 56 लोग पकड़े गए थे। यहां तक कि बिहार पुलिस ने अखबार में प्रदर्शन करने वालों की फोटो तक छापकर कहा था कि इनके बारे में बताएं। तो क्या जेन जी प्रदर्शन का असर पड़ा? दूसरी वजह पर जब चर्चा होती है तो भरत तिवारी फर्जी एनकाउंटर आता है। जून महीने की वो घटना जिसने बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में बहुत सवाल उठाया। जब हक और हित की बात करते युवा भरत तिवारी को आरोप लगा कि बिहार पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर में मार दिया। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर में सवर्णों के गुस्से को कहा जाता है कि प्रशांत किशोर ने भी अपने हक में इस्तेमाल किया। प्रशांत किशोर खुद बिलौटी गांव गए, भरत परिवार से मिले और उस परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी ली। तीसरा सवाल यह है कि क्या यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में सवर्ण जाति का गुस्सा भी बांकीपुर के नतीजों को प्रभावित किया है उसने, जहां बीजेपी के कोर वोटर्स माने जाने वाले सवर्ण समाज के युवा सड़क पर उतरे, लगातार प्रदर्शन किया। हालांकि सरकार इस पर तुरंत बैकफुट पर आई, आदेश वापस हुआ, लेकिन फिर भी इसका गुस्सा कहा गया कि सवर्ण समाज में कायम रहा। तो क्या इस वजह से बीजेपी का कोर वोटर खिसका और पीके की जीत हुई? चौथी वजह बीजेपी की हार और पीके की जीत को लेकर यह पूछा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार की प्रचार से दूरी बनी? नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर न रहने के बाद यह पहला चुनाव रहा। नीतीश कुमार ओबीसी, ईबीसी और सवर्ण को जोड़कर चलते रहे। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पीके के निशाने पर वो लगातार रहे, क्योंकि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव हुआ तब बीजेपी जेडीयू ऐतिहासिक रूप से जीती। लेकिन नीतीश अभी स्वास्थ्य की वजह से फील्ड से दूर हैं, तब क्या इसका असर भी वोटर पर पड़ा, जहां लास्ट में उनसे वोट देने की अपील कराई गई? पांचवी वजह पर चर्चा यह आती है कि क्या उम्मीदवार को बदलने के कारण संशय पैदा हुआ, पीके भारी पड़े। जहां पहले अभिषेक मण्टी को मौका दिया गया, लेकिन फिर दावा है कि उनके परिवार के चारा घोटाले के आरोप से जुड़े होने की वजह से अभिषेक को हटाकर नीरज कुमार को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। हम आपको सीधे पटना लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रोहित सिंह वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और रोहित, आकलन बहुत होगा इसका। हालांकि प्रशांत किशोर को हम देखें तो केवल बांकीपुर सीट नहीं, हमें यह देखना होगा कि विधानसभा चुनाव थे, उससे पहले उनकी वो पूरी लंबी पदयात्रा, उस समय उनका ये निर्णय लेना कि मैं नहीं कंटेस्ट करूंगा चुनाव, और उसके बाद ऐसा लगा कि उनकी पार्टी का ग्राफ नीचे चला जाता रहा। लेकिन आज एक ऐसी जीत जिसमें शुरुआत से वो लीड किए, जिसका सीधा मतलब हर एक बूथ पर पीके को पसंद करने वाला ज्यादा बड़ी संख्या में रहा। क्या ये बिहार की बदली हुई सियासत का संकेत है या केवल एक सीट की जीत? नहीं, तो देखिए, जो मुझे समझ में आ रहा है इस नतीजों के बाद कि प्रशांत किशोर ने उन सभी फैक्टर्स को अपने पक्ष में कर लिया जो तमाम फैक्टर्स पिछले 2-3 महीनों में बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे थे। चाहे जो आपने भी जिक्र किया, नीट छात्रा की हत्या का मामला हो, या फिर भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर का मामला हो, और या फिर छात्रों का जो अभी प्रदर्शन चला था। और ये छात्रों का प्रदर्शन कब हुआ है? वोटिंग से ठीक एक सप्ताह पहले, यानी 22 जुलाई और 25 जुलाई को इतना बड़ा आंदोलन हुआ, और किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली के बाद सब घटना घटी सबने देखा है। और वोटिंग फिर 30 जुलाई को होती है। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे फैक्टर जिसको लेकर जो लोकल मतदाता वहाँ के बीजेपी से नाराज़ होंगे, उस पर जो है कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा प्रशांत किशोर को मिला है। क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर का अपना कोई वोट बैंक बांकीपुर में नहीं है। वहाँ पर हमेशा से बीजेपी का परंपरागत वोट रहा है या फिर महागठबंधन का वोट बैंक रहा है। प्रशांत किशोर कभी बांकीपुर में न चुनाव उन्होंने लड़ा, न उनका ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ नहीं है।
तो उन्होंने उस सेंटीमेंट पर जो है उन्होंने जो कहें तो उस फसल बोई है या फसल काटना शुरू किया है, क्योंकि वो सेंटीमेंट जो एक बीजेपी के खिलाफ जो वहाँ पे बन रहा था 2-3 महीनों में, उसका उन्होंने फायदा उठाया है जो चुनावी नतीजों के रूप में दिख रहा है। तो मुझे लगता है यही दरअसल मुख्य कारण है। और बाकी जो कारण आपने गिनाए, नया चेहरा, एक कमजोर चेहरा प्रशांत किशोर के मुकाबले नीरज सिन्हा, वो भी एक बड़ा फैक्टर जो है, क्योंकि चेहरा जब मजबूत नहीं होगा तो लोगों को भी लगा कि भाई कैंडिडेट कमजोर है। फिर वो कुत्ता बिल्ली वाला जो बयान था उसका भी जिक्र करने लगे कि भाई कोई कुत्ता बिल्ली भी मतलब नेगेटिव पॉलिटिक्स वर्सेस पॉजिटिव पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीजें रही, लेकिन जो नतीजा निकला ये इसका आकलन बीजेपी को भी करना होगा और आरजेडी को भी शायद। बहुत शुक्रिया रोहित इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि एक सीट की जीत भले ये हो, लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो ये बिहार में विपक्ष के लिए भी एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। 14 नवंबर 2025 को बिहार चुनाव के नतीजे आए थे। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। जीतना दूर 236 सीट पर पीके की पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। उससे पहले खुद 2025 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनकर न उतरने पर भी प्रशांत किशोर पर सबने सवाल उठाया, लेकिन 25 से पहले 4 उपचुनाव और 2025 में 238 यानी कुल 242 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी का बिहार विधानसभा में खाता पीके ने खुद लड़कर और जीत कर ही खोला। जहां बहुत से लोग कहने लगे थे कि पीके की पॉलिटिक्स बिहार में नहीं चलेगी, वहां बीजेपी अध्यक्ष की सीट पर जीत हासिल करके प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में इस बात को तो स्थापित कर दिया कि उनकी सियासत के बस्ते में अभी बहुत और किताबें बाकी हैं। बिहार को जीतने के लिए, बदलने के लिए 3-4 लोग ही तो चाहिए भाई, 3-4 लोग ही चाहिए। पर 150 सीट के लिए एक वेव बस तीन लोग चाहिए। 10 में 3-4 लोग अगर मान गए 40% वोट होता है, त्रिकोणीय लड़ाई में 150 से ज्यादा सीट आ जाएगा। 150 सीट जीतने का सपना पिछले साल चुनाव में देखते प्रशांत किशोर के 238 उम्मीदवारों में 236 की जमानत जब्त हुई थी। 3.5% से भी कम वोट मिला, कोई उम्मीदवार जीता नहीं। 2025 के चुनाव में अपना हर दावा मिट्टी में मिलता देख प्रेस कॉन्फ्रेंस तब करने आए प्रशांत किशोर, जो खुद की पार्टी जनसुराज को बिहार की तीसरी राजनीतिक शक्ति बताते थे। वो अचानक सवालों को सुनकर थोड़ा नाराज हुए थे। मुझे बिहार की समझ कम है या नहीं है, ये कह देने मात्र से अगर आप बहुत खुश हो जा रहे हैं तो आप खुश हो जाइए कि हमको बिहार की समझ नहीं है। जो प्रशांत किशोर 2025 के 238 सीटों पर अपनी पार्टी के नतीजों के बाद चुभते सवालों पर तीखे जवाब देते रहे। आप लोग जो बात कर रहे हैं वो इस अंदाज में बात कर रहे हैं जैसे प्रशांत किशोर ने कोई गुनाह कर दिया, बिहार को सुधारने का प्रयास करके कोई गुनाह कर दिया है और आप लोग आए हैं हमारा यहाँ पर पोस्टमार्टम करने। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की ऐतिहासिक जीत नवंबर में होने से पहले जो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की पार्टी की सीट 25 से ज्यादा न आने की भविष्यवाणी करते थे, वो सवाल पर कुछ यूं जवाब देते थे। आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं, लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है। प्रशांत किशोर ने जो कहा अब वही हुआ। जीरो का मतलब खत्म नहीं होता, जीरो का मतलब नई शुरुआत भी होता। 0 सीट के बावजूद 9 महीने पहले पीके बिहार की राजनीति को छोड़कर बाहर नहीं निकले, डटे रहे। नतीजा ये, 9 महीने बाद प्रशांत किशोर ने धमाकेदार कमबैक किया। बांकीपुर सीट का उपचुनाव 19,000 से ज्यादा वोटों से जीता। ये वो कमबैक है जहां 1995 यानी करीब 30 साल से मजबूत बीजेपी का किला 30 दिन के उपचुनाव में पीके ने गिरा दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो
बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। 9 महीने पहले मिली हार और 9 महीने बाद मिली एक जीत से बहुत कुछ साबित कर देने वाली इस राजनीति में सबक ये है कि लड़ना है तो जमीन पर रहना होगा। जहां प्रशांत किशोर ने बीजेपी की कमजोर नब्ज को दबाया, जैसे ही नितिन नवीन की मजबूत सीट पर उम्मीदवार बीजेपी ने एक बार घोषित करके बदला और ये दिखाना चाहा कि वो तो कार्यकर्ता को उतार रहे हैं, तब वहां लाइट वेट कैंडिडेट के सामने हैवीवेट प्रत्याशी बनकर सीधे उतरकर ऐसा नैरेटिव पीके ने फैलाया जिसके बाद जनता भी विकल्प देखती पाई गई। आपने 30 बरस भाजपा को इतनी बार जिता दिया कि भाजपा को इतना अहंकार हो गया है, कहता है बांकीपुर हारिए नहीं सकते हैं। किसी ने पूछा, अरे भाई इस बार तो बड़ी लड़ाई है, प्रशांत किशोर खड़े हैं। भाजपा के नेताओं ने कहा बांकीपुर में कोई डर नहीं, बांकीपुर इतना मजबूत किला है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। आपको, बिहार की जनता को, बांकीपुर के मतदाता को, जिन्होंने इनको वोट देकर इतना बड़ा बनाया, आपको कह रहा है कि आप इतने अंधभक्त हो गए हैं कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो हम लोग उसी को वोट देंगे। ये आत्मविश्वास नहीं है, ये भाजपा का अहंकार है। तो इस अहंकार को अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो एक बार इनको हराइए ताकि इनको पता चले कि बांकीपुर की जनता कुत्ता बिल्ली को वोट देने वाली नहीं है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने चुनाव में यह भी दिखाया कि जहां बीजेपी की पूरी मशीनरी चुनाव लड़ने में लग जाती है, वहां वो अकेले घूम घूम कर चुनाव लड़ रहे हैं। एक अदना सा आदमी प्रशांत किशोर खड़ा है और पूरा भाजपा थर थर कांप रही है। ये आपकी ताकत है मेरे भाई, आप अंदाजा लगा लीजिए। अभी आपने वोट दिया नहीं है, अभी वोट देने का चर्चा चला है और थर थर कांप रहे हैं। अगर वोट आपने दे दिया तो अगला चुनाव लोकसभा का है, लिख कर रखिए। भाजपा का एक एक नेता आपके घर आएगा, आपसे पूछेगा, ये चचा काहे नहीं वोट दिए, काहे नाराज है। आपकी पूछ बढ़ेगी, बिहार की पूछ बढ़ेगी। प्रोफेशनल से ज्यादा समर्पित कार्यकर्ताओं पर भरोसा करने के साथ प्रशांत किशोर ने बांकीपुर को चुनकर एक तीर से 2 निशाने साधे। बीजेपी की सहयोगी पार्टी होने का विपक्षी दाव खारिज करना चाहा, तो दूसरा विधानसभा चुनाव में न उतरकर जो मायूसी अपने कार्यकर्ताओं में होने दी थी, उसे बांकीपुर में लड़कर दूर किया। ये वोट सरकार बनाने बिगाड़ने की नहीं है, भाजपा का सरकार है, आगे रहेगा। लेकिन एक बार अगर आप इनको हरा दीजिएगा तो आपकी पूछ बढ़ेगी, जनता की पूछ बढ़ेगी, बिहार की पूछ बढ़ेगी, बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हो जाएगी। बिहार में बीजेपी ने कायस्थ प्रत्याशी उतारा। प्रशांत किशोर ब्राह्मण हैं, आरजेडी की रेखा गुप्ता बनिया समाज से आती हैं, यानी तीनों प्रमुख प्रत्याशी उसी समाज जाति से, जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, उन्हीं जातियों से जुड़े रहे। इस चुनाव में आरजेडी का यादव और मुस्लिम वोट तो टूटकर पीके के पास गया ही, साथ ही बीजेपी का भी मुख्य वोटर टूटकर प्रशांत किशोर के पास गया। आंकड़ों में देखें तो बांकीपुर में 14% कायस्थ, 12% मुस्लिम, 9%
चंद्रवंशी जो ईबीसी है 9% बनिया, 9% एससी, 8% भूमिहार, 8% ब्राह्मण, 7% राजपूत, 5% कुर्मी और 3% कुशवाहा वर्ग के वोटर हैं। यानी इस वोट वर्ग को देखें तो बीजेपी के लिए हमेशा ये सीट मुफीद रही, लेकिन इस बार सवर्ण वर्ग का वोट ही ऐसा बटा कि जहां 60% तक वोट बीजेपी हासिल करती रही, वो घटकर 34% पर आ गया। और जो प्रशांत किशोर की पार्टी पिछली बार यानी 9 महीने पहले चुनाव में जमानत तक इसी बांकीपुर सीट पर नहीं बचा पाई थी, वो इस बार 49% ज्यादा वोट हासिल की। इसीलिए बीजेपी नेता भी कहते हैं कि जरूरी है इस नतीजे की समीक्षा हो। विपक्ष को बीजेपी की हार में अपनी जीत दिखने लगी, लेकिन आरजेडी को अब भी लगता है कि पीके की जीत के पीछे खेल कुछ और है। आप संकेत है कि बांकीपुर में बांका चल गया और भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता वर्ग है, नौजवान खासतौर से, उसका बुरी तरीके से मोह भंग हो चुका है प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी की पूरी सरकार से। और ये नतीजा कहीं ना कहीं ये संकेत देता है, जैसे एक बार जनमोर्चा के प्रत्याशी के तौर पे बीपी सिंह जी ने उस समय प्रयागराज से जीत हासिल की थी, वैसी ही बड़ी जीत के रूप में, क्योंकि 35 साल से बीजेपी कभी हारी नहीं वहां पे, 52,000 से जीती, 35 साल से कभी हारी नहीं। तो जब 415 सीट थी कांग्रेस पार्टी की, उस वक्त बीपी सिंह जी बाई इलेक्शन जीते थे और उसके बाद पूरे देश में एक मैसेज गया था। तो ये जो खासतौर से बांकीपुर की सीट का जो परिणाम आया है, निश्चित रूप से ये इस बात का संकेत है कि नौजवान का बुरी तरीके से मोह भंग हुआ है और जेनजी ने पहला सबक मोदी जी को बांकीपुर में सिखाया है। कहा जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट की हार हुई है, लेकिन भारतीय प्रशांत किशोर जी वहां अगर जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई है। जिस तरह से वहां पे कैंडिडेट्स बदले गए, आखिर क्या कारण रहा वहां पे कैंडिडेट्स बदलने का? कहीं ना कहीं देखिए वो ये एक बीजेपी खुद अकेले मतलब जीत नहीं सकती थी शायद, इसलिए प्रशांत किशोर को उन लोगों ने आगे किया। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता को बहुत सारे वादे किए और ऐसे ऐसे वादे किए हैं कि मैं चैनल पे आपको बता भी नहीं सकती है, जो कि असंभव है। किसी भी पॉलिटिकल दल के, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे किसी भी संवैधानिक पद में, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है, जहां 35-40 वर्षों से विकास का कार्य नहीं हुआ है, उसको वो कैसे कहते हैं कि हम 4 साल ही बचा है, 4 साल में वो कैसे उसको बदल देंगे? आप बताइए कि जाके वहां कहते हैं गरीब बच्चों को हम पटना के अच्छे प्राइवेट स्कूल में, नोटरडेम में लड़कियां हैं तो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में, अगर लड़के हैं तो वो कहते हैं कि सन माइकल में एडमिशन करा देंगे, आपके बच्चों को सरकारी स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने तो अपनी तरफ से एक संदेश देने का बिल्कुल प्रयास किया है। उनको सच्चाई पता नहीं है अभी कि प्रशांत किशोर जी ही ओरिजिनल बीजेपी के कैंडिडेट थे, तो अभी जनता को थोड़ा समय लगेगा इस बात को समझने में। जो लोग ये कहते हैं कि जब वो हारता है तो कहता है कि अभी वो जीतता अगर तो कहता है कि ईवीएम जो है वो हैक कर लिया, ये लोग कर लिया, गड़बड़ है ना। आज सरकार हमारी है, देश में भी और वहां भी, तो आज यह साबित हो गया ना कि ईवीएम सही है। हम लोग लोकतंत्र में जनादेश का स्वागत करते हैं, जो जीता यह लोकतंत्र है, जनता की जीत है, परंतु विपक्ष इसको स्वीकार करे। विपक्ष कभी ईवीएम पर ठिठुरा फुटता है। बांकीपुर भी है और मध्य प्रदेश का दतिया भी है, और जिन नौजवानों को देशद्रोही आरएसएस कर रहा था, उन नौजवानों का ट्रेलर है। मैं इस जीत का श्रेय नौजवानों को देता हूँ। फिर पब्लिक का मैंडेट है, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਕੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਯੂ ਟਰਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। बिहार की तरह मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी की हार हुई। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह 6,000 वोटों से चुनाव जीत गए। इसी के साथ बीजेपी लगातार दूसरा उपचुनाव हार गई। दतिया विधानसभा उपचुनाव का नतीजा सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं, कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार बीजेपी को इस सीट पर हराकर ये साफ संकेत दिया कि दतिया की लड़ाई अब प्रदेश की बड़ी राजनीतिक बहस बन चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर भी बीजेपी पीछे रही। यहां कांग्रेस को 291 और बीजेपी को 264 वोट मिले। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास रही, हमारे पिछली बार से 1700 वोट ज्यादा है।
उन्हें जनता का फैसला मंजूर है। कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज़्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीट आज़ादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर कहते हैं कि बात अनाज बांटने और जाति में बांटने की नहीं, बल्कि स्कूल और शिक्षा मुद्दा बने। बिहार के स्कूलों की हालत वाकई खबरदार करने वाली है। बिहार सरकार दावा करती है कि स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा को मजबूत करने के लिए वो कदम उठा रही है, लेकिन आज तक की टीम ने 5 शहरों में जाकर 9वीं से 12वीं के स्कूलों का रियलिटी चेक किया तो दावों से उलट तस्वीर दिखी। अखबारों और किताबों में छपने वाली बूझो तो जाने पहेली प्रतियोगिता की तरह सबसे पहले आपसे सीधा सा सवाल है, ये क्या है? अगर आपको लग रहा है कि ये कोई साइकिल स्कूटर स्टैंड है तो आप पूरी तरह गलत साबित होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई घर है जिसके दरवाजे पर 2 बकरियां बैठी हैं तो आपका जवाब सरासर गलत है। सही जवाब है कि यह बिहार का एक स्कूल है जिसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है। फिजिक्स का आपके पास लैब है अलग से? नहीं, यही केमिस्ट्री का अलग से कोई लैब है? नहीं लैब नहीं है। बायोलॉजी का कोई लैब कमरा अलग से नहीं है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं। बिहार में दरभंगा के दिलावरपुर का ये उच्च माध्यमिक विद्यालय इस बात का सबूत है कि बिहार में शिक्षा का भविष्य क्यों उज्जवल नहीं, क्योंकि अगर होता तो फिर 11वीं की कक्षा में पढ़ने वाले 40 बच्चों में सिर्फ 4 नहीं आते। यहाँ पर साइंस स्ट्रीम में कितने छात्र एनरोल हैं 11वीं कक्षा? साइंस स्ट्रीम में सर 11th क्लास में। 11th क्लास में सर 40 बच्चे एनरोल हैं जी। तो कितने बच्चे जो आपके सामने बैठे इसमें साइंस के बच्चे हैं सर जी। तो साइंस के बच्चे कहाँ हैं? एक है केवल। एक बच्चा आया है साइंस का। क्या आप साइंस के स्टूडेंट हैं यहाँ पे? यस। और आपके साथी लोग कहाँ हैं? आपको पता चला कि 40 बच्चे यहाँ पर एनरोल हैं साइंस में, बाकी लोग कहाँ हैं? मेरे को नहीं पता सर। आते नहीं हैं? नहीं आते हैं। सरकारी स्कूलों में टीचर और छात्र की गैर मौजूदगी नई बात नहीं है, लेकिन जब बिहार सरकार स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा को मजबूत करने के दावे कर रही है तो फिर क्लासरूम खाली क्यों है? कैसे लैब का इस्तेमाल क्या करते हैं आप वहाँ पर? बता रहे हैं आप लैब का इस्तेमाल करते हैं, कभी खोल के देखा है आप लैब में क्या क्या है? कुछ है? खोल के तो नहीं देखे। आप लोगों को पता भी नहीं है लैब में क्या है? यस। तो दरभंगा के स्कूल की क्लास में विज्ञान की पढ़ाई कर रहे बच्चे नहीं हैं। जो बच्चे मिले उन्हें लैब की खबर नहीं, वहीं टीचर का अता पता नहीं। टीचर है फिजिक्स का? फिजिक्स के नहीं है सर। फिजिक्स के टीचर ही नहीं है? नहीं है। तो फिर आप प्रैक्टिकल कैसे कर पाते हैं? नहीं कर पाते। बिहार में गजब का स्कूल दरभंगा में, जहां छात्र कभी लैब गए नहीं क्योंकि उन्हें ले जाने वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर ही नहीं है। फिजिक्स का टीचर कभी भी आपने, जब से यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, कभी भी फिजिक्स का टीचर नहीं रहा? फिजिक्स के टीचर ही नहीं है। टीचर ही नहीं है? यस। तो आपको फिजिक्स पढ़ाता कौन है? मैम पढ़ाती है, सर पढ़ाते हैं। कौन टीचर पढ़ाते हैं? रवि रंजन सर। वो क्या पढ़ाते हैं सर? मैथ एंड फिजिक्स पढ़ा देते हैं? यस सर। क्या कोई बायो का टीचर है आप लोग के यहाँ पे? यस सर, बायो की टीचर है। 11th-12th में आपको पढ़ाती है वो? यस सर। बिहार की सरकार का दावा है कि वो 12वीं तक के स्कूलों को बेहतर करके मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए बेहतर माहौल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिना टीचर के ये सब होगा कैसे? दुर्भाग्य देखिए, 11वीं की तरह 12वीं में भी बच्चों की शिक्षा राम भरोसे है, जहां 78 में 38 छात्र विज्ञान के मिले, लेकिन हाजिर सिर्फ एक। देखा जी, कोई फिजिक्स का टीचर है 12th में क्या? नहीं है सर। नहीं। कोई केमिस्ट्री का टीचर है 12th में? केमिस्ट्री मैम ही पढ़ा लेती हैं, लेकिन है नहीं। मतलब कोई जो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए नहीं है। नहीं।
बायो की कोई टीचर? हाँ जी है। दो महिलाएं? जी 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 अनीता मैम है, एक ज्योत्सना मैम है जो बॉटनी और जूलॉजी दोनों। बायो की टीचर ही केमिस्ट्री पढ़ा? रवि रंजन सर भी हैं, वो भी खाली क्लास जो बच्चे आ जाते हैं उसको पढ़ा लेते हैं सर। तो बिहार में बायोलॉजी की टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं और फिजिक्स तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा, लेकिन शिक्षा के नाम पर इस स्कूल में हर कोने पर मजाक चलता मिला। अगर हम कहें कि ये रास्ता लैब की तरफ ले जाता तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन लैब के रास्ते का इस्तेमाल टीचर्स की बैठकी के लिए हो रहा है और स्मार्ट क्लास के लिए लगे टीवी पर पढ़ाई की जगह मनोरंजन चल रहा है। वहीं लैब के तो क्या ही कहने। दरभंगा के स्कूल में साइंस की पढ़ाई किस तरीके से हो रही है ये हम लोगों ने देख लिया है। 11वीं और 12वीं क्लास में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं, कितने बच्चे दरअसल क्लास करने आते हैं, शिक्षक हैं या नहीं है, ये सब हमने देखा क्या स्थिति है। अब अगर ये लैब है तो ये खाली क्यों है? इस सवाल का जवाब इन अलमारियों में रखे सामान ने दिया। बताया कि प्रयोग करने वाला हर उपकरण उपलब्ध है सिवाय टीचर के, जो इन पर छात्रों को प्रयोग करना सिखाए। जो किसी भी एंगल से लैब नजर नहीं आता है। ये एक टेम्पोररी व्यवस्था जो है, आप देख सकते हैं एस्बेस्टस लगाकर जो है ये टेम्पोररी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और यहाँ अंदर आप आइए तो ये कहने को जो है ये प्रयोगशाला है, लैब है, जहाँ पर आप चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी चीज़ की भी हो, यहाँ पर आप प्रैक्टिकल्स जो है यहाँ होना चाहिए। बिहार में कुछ कुछ करके पढ़ाई के फॉर्मूले पर पढ़ाई हो रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचरों की पूर्ति बायोलॉजी की टीचर कर रही है। और जो फिजिक्स का टीचर है? नहीं, फिजिक्स के नहीं है। केमिस्ट्री का टीचर? केमिस्ट्री के नहीं है। बायो के टीचर है? बायो के हैं जी। तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई कैसे होती है? जो बायोलॉजी के टीचर हैं वही अपना किसी किसी प्रकार से थोड़ा अपना कुछ कुछ कर देते हैं, उतना नहीं। कुछ से तो काम नहीं चलेगा। अभी समझ रहे हैं साइंस कुछ वाला चीज पढ़ाई तो है नहीं। आप भले आर्ट्स और कॉमर्स में कुछ भी कम हो जाता है इसके चलते। बिहार में 5 कमरों वाले इस स्कूल में एक कमरा ऑफिस है और बाकी 4 में बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें लैब भी शामिल है। टीचर नहीं है तो छात्र नहीं, जो टीचर हैं उनके पास बैठने तक की जगह नहीं। बस किसी तरह स्कूल चलाकर खाना पूर्ति की जाती है। टीचर छोड़िए, दरभंगा के इस स्कूल में शिक्षा का माहौल तक छात्रों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार को लिखा है, आप लोगों ने जानकारी दी है? लिखे हैं सर। जी लिखित है। करते हैं आप? अभी तक तो नहीं हुआ है कुछ सर। कितनी बार आप लोग लिख चुके हैं डीओ को, डीएम को? कई बार लिख के दिए हैं सर, कई बार लिख के दिए हैं। दरभंगा के स्कूल में साइंस की पढ़ाई तो होती है, लेकिन स्कूल में ना ही फिजिक्स का कोई शिक्षक है, ना ही केमिस्ट्री का, और ना ही स्कूल में कोई ढंग की प्रयोगशाला है। सवाल केवल स्कूल की बदहाली का नहीं है, बल्कि उस भविष्य का है जो साइंस की पढ़ाई पर टिका हुआ है। शिक्षकों की कमी के मामले में बिहार नंबर 1 है। बिहार सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए 30,000 से ज्यादा टीचरों की भर्ती करने जा रही है, लेकिन टीचरों की कमी की वजह से जिन हजारों लाखों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, उनका क्या? बिहार में विज्ञान की पढ़ाई किस तरह मजाक बन गई, इसका उदाहरण बिहार के बक्सर का नेहरू स्मारक उच्च विद्यालय है, जहां हमें प्रयोगशाला पर ताला लगा मिला और जो खोल कर देखा उससे ये समझने में देर नहीं लगी कि ये लैब वर्षों से इस्तेमाल ही नहीं हुई। हम आपको दिखाएंगे धूल पड़ा हुआ है। ये धूल है, ये धूल एक ही जगह पर नहीं पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी धूल पड़ा हुआ है। कई चीजें आप देख सकते हैं। तो बंद होने के चलते उनका कहना है कि यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम की कॉपी रखी गई थी, इसीलिए इसको ऐसे व्यवस्था में रखा गया है। तो बक्सर के इस स्कूल में लैब की हालत किसी डरावने कमरे जैसी है, जहाँ चारों तरफ धूल। अर्निया कल हम लोग आँख के बारे में देख रहे थे, उसका एक चीज है तो एक चीज गायब है उसमें से। क्या देखेगा बच्चा, क्या समझेगा बच्चा? एक बच्चे के देखने से थोड़ी नहीं हो जाएगा, सारे बच्चों को देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें सुधार करना चाहिए खुद सरकार को। हर इंसान को आके यहाँ पे देखना चाहिए कि हाँ इस स्कूल में किस चीज़ की कमी है, क्या नहीं है और कौन कैसा है, पर ऐसा नहीं होता है। और हमारे स्कूल में 3 साइंस के टीचर हैं, एक 12th के और 2 9th-10th के। तो वो लोग तो आते हैं क्लास में, और लैब की समस्या है जो वो लोग हम लोग से बताते हैं कि इतना लैब छोटा है, इस वजह से तुम लोग का क्लास नहीं करा पाते हैं। टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो सामग्री चाहिए बच्चों के लिए वो उपलब्ध नहीं है यहाँ पे।
और बक्सर के इस स्कूल में टीचर हैं तो लैब छोटी और इस वजह से बच्चे उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब आपके सामने मुंगेर के बैजनाथ का बालिका उच्च विद्यालय है। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लैब के लिए अलग अलग कमरे बने हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण लैब बंद है। जरूरी उपकरण पॉलीथीन और बोरों में बंद है। टेबल कुर्सी पर धूल की मोटी परत जमी। सबसे बड़ी बात, स्कूल में फिजिक्स का टीचर नहीं होने से लैब में प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा। इसका सबूत ब्लैक बोर्ड पर लिखी तारीख है कि यहाँ पे फिजिक्स का जो शिक्षक है वो नहीं है, तो आप लोग कैसे फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं, लैब कैसे प्रयोग करते हैं लैब में? तो अभी हम लोग लैब नहीं आ रहे हैं, लैब में भी नहीं आ रहे और करते हैं हम लोग पढ़ाई। जब हमारी टीम वहां पहुंचती है तो आनन फानन में तीनों लैब खुलवाए जाते हैं और कुछ छात्राओं को लाकर बैठा दिया जाता है, लेकिन इन्हीं छात्राओं ने सच से खबरदार कर दिया। फिजिक्स का लैब जो है उसमें शिक्षक नहीं है, तो क्या यहाँ पे लैब चलता है? चलता बहुत कम चलता है। तो लगता है आप लोगों को कोई बेसिक जानकारी जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है? जी सर, होने चाहिए बेसिक यहाँ भी। इस स्कूल में बायोलॉजी और केमिस्ट्री की टीचर तो हैं, लेकिन फिजिक्स की टीचर नहीं, जिसकी वजह से फिजिक्स की लैब में जरूरी सामान धूल फाकते हैं। यहाँ पर सारे विषय का अलग अलग हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों का लैब अलग अलग है और सारे विषय के जो भी शिक्षक हैं, जिसमें फिजिक्स के हमारे पास शिक्षक नहीं है, लेकिन सेकेंडरी की जो हमारी शिक्षिका हैं वो संचालित कराती हैं। +2 के लिए स्पेशली कोई शिक्षक अभी तक नहीं है। हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांग किया है, लेकिन चूंकि पूरे शहर में ही फिजिक्स के शिक्षकों की बहुत कमी रही है, लेकिन जो भी हैं उन्हीं से हम करवाते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के सरकारी स्कूल में भी विज्ञान की पढ़ाई भगवान के भरोसे मिली। यहाँ पर विज्ञान की शिक्षा को लेकर बुनियादी व्यवस्था बेहाल दिखी। मुजफ्फरपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं में 240 छात्र और छात्राएं विज्ञान पढ़ते हैं, जबकि 9वीं और 10वीं में 440 छात्र और छात्राएं हैं। स्कूल में +2 साइंस के लिए फिजिक्स के 2 टीचर और बायोलॉजी के 1 टीचर हैं, लेकिन केमिस्ट्री का 1 भी टीचर नहीं। इतना ही नहीं, मैथ्स और अंग्रेजी के भी कोई शिक्षक यहाँ पढ़ाने को नहीं है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब 9वीं और 10वीं के 440 विद्यार्थियों के लिए विज्ञान का सिर्फ 1 टीचर मौजूद मिलता है, जो बच्चों को पढ़ाए या फिर लैब ले जाए। फिजिक्स में +2 में, पहले मैं +2 की बात करती हूँ, +2 में 2 हैं और बायो में 1 है और केमिस्ट्री में नहीं, केमिस्ट्री इज नील, मैथ्स भी नील, मैथ्स भी नील, इंग्लिश नहीं है, +2 इंग्लिश नहीं है। अच्छा, और +2 के नीचे यदि 8वीं, 9वीं, 10वीं में भी 8वीं तो यहाँ नहीं, 9वीं 10वीं चलता है, तो उसमें 1 है, ओनली 1। मुजफ्फरपुर के इस स्कूल में भी विज्ञान की प्रयोगशाला के उपकरण धूल फांकते दिखते हैं। लैब खुलती है, लेकिन छात्र इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। लैब है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता है अभी। प्रैक्टिकल किसी साइंस विषय में नहीं हो पाता? साइंस विषय में नहीं हो पाता, नहीं हो पाता है। नहीं हो। बिहार में बगहा की 11वीं और 12वीं के सरकारी स्कूल के हालात भी अलग नहीं है। 188 विज्ञान के छात्राओं का भविष्य अधर में है। एक शिक्षक के भरोसे यहाँ पढ़ाई चल रही, यहाँ भी लैब शोपीस बनकर रह गई। तो अभी तक जो है फिजिक्स का टीचर आया नहीं है और करीब 9th 10th मिला करके 800 बच्चे हैं हमारे यहाँ। और तो हाई स्कूल यूनिट में भी साइंस टीचर नहीं है, मुझे ही पढ़ाना पड़ता है। और +2 में जो केमिस्ट्री 11वीं 12वीं है, तो अकेले मैं कितना क्या कर पाऊँगा। लैब वर्क भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। बिहार की हमारी इस पड़ताल में हमें ज्यादातर स्कूलों में लैब बंद मिली। इसकी वजह शिक्षकों की कमी रही। इस मामले में बिहार देश में सबसे आगे है। इस समस्या के खात्मे के लिए राज्य में 30,000 टीचर्स की भर्ती करने की बात सरकार करती है। सबसे ज्यादा भर्ती 11वीं और 12वीं के लिए होगी। तब तक बिहार के इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बिना टीचर ही काम चलाना होगा। और आप सोचिए तब इनके भविष्य का क्या होगा। 6 अगस्त को मुंबई में एसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत जेन जी से संवाद करेंगे। 100 शहरों के 15 से 19 साल के 2000 से ज्यादा छात्रों को इस यूथ कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। इससे पहले आरएसएस के सर सहकार्यवाह अतुल लिमिया ने जंतर मंतर के प्रदर्शन को सिर्फ राजनीति के नजरिए से न देखने की बात कही थी।
जंतर मंतर पर जेनजी के जिस आंदोलन ने सरकार को खबरदार किया, जिस आंदोलन की वजह से सड़क से संसद पर सरकार को घेरने की कोशिश अब भी हो रही है, जिसकी वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, उसे लेकर आरएसएस की तरफ से जो बयान आया है, उससे इस मुद्दे पर नए सिरे से सियासी टकराव होना तय माना जा रहा है। हे आंदोलन अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातलं एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेलं आंदोलन आहे। यातुल लिमे आरएसएस के सर सह कार्यवाह पद के हिसाब से आरएसएस में तीसरे बड़े पद पर बैठे नेता। इतने बड़े पद पर बैठे आरएसएस के नेता अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन को देश विरोधी और संविधान विरोधी कहेंगे तो विवाद तय है। हे आंदोलन अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातलं एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेलं आंदोलन आहे। या अर्थाने बघा, अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातलं एक आंदोलन या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे। या अर्थाने या शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस के सर सह कार्यवाह ने ये बातें कही और हिदायत दी कि इसे सिर्फ राजनीति के चश्मे से ना देखा जाए की विकसित देश बनायचा असेल तर या युवा शक्तीचं एक मोठं योगदान आपल्याला पाहिजे। पण ही युवा शक्ती कशी पाहिजे, कुठले संस्कार पाहिजे, कुठली स्वप्न पाहिजे, कुठली गीतं पाहिजे त्यांच्या ओठी, हे मात्र नीट काळजीपूर्वक आपण ठरवलं पाहिजे। आणि त्याच्यासाठी जे काही आपल्याला म्हणजे हे आंदोलन फक्त पॉलिटिकल या दृष्टीने बघू नका, केवळ एंटी बीजेपी या एंगलनी हे बघू नका। छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष पहले ही सरकार पर हमलावर, लेकिन आरएसएस की तरफ से आए इस ताजा बयान विपक्ष को हमले का नया मौका दे दिया। छात्रों को एंटी नेशनल कहते हुए शर्म नहीं आती? बच्चों को, नौजवानों को, इस देश के भविष्य को एंटी नेशनल बता रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है? देश के बच्चे देश की सरकार के खिलाफ देश की राजधानी की सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कहां नागपुर में जाकर करेंगे? यहीं ना करेंगे? ये क्या बदतमीजी है आरएसएस की। संघ वालों को कहो थोड़े दिन चुप रहे, उसी में उनका फायदा है। सरकार आने दो हमारी, बता देंगे इनको। आरएसएस की तरह ही बीजेपी के पूर्व सांसद जो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं, रमेश विधुड़ी, इन्होंने भी अब जेनजी के आंदोलन को लेकर नया विवादित बयान दिया है। खबरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।